एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल नर्सिंग लेसन्स। तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा अनीमिया। तो अनीमिया होता क्या है, इसकी टाइप कौन कौन सी है, इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि अनीमिया होता क्या है। तो देखो, अनीमिया में जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। तो प्लाज्मा में बहुत तरह के सेल्स होते हैं लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये बहुत तरह के सेल्स होते हैं जो मिलके ब्लड की कंपोजिशन करते हैं। तो उसी में से एक होते हैं आरबीसीज, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीसीज का जो काम है, इनका काम होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इनके अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन को सप्लाई करना। बट ड्यू टू सम रीजंस क्या है, अगर एचबी का लेवल लो होता है, मीन हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाता है, या फिर वो अनहेल्दी है, या फिर आरबीसीज में कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई मिल पाती। तो इनके जो लो लेवल है या अनहेल्दी लेवल है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनीमिया। तो अनीमिया की टाइप्स, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया मीन आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, आयरन की डेफिशिएंसी से जो अनीमिया होता है। तो देखो, जो आरबीसीज की प्रोडक्शन होने में जो आयरन का है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप डाइट में प्रॉपर आयरन नहीं लेते हो, या फिर आपकी बॉडी क्या है, आप आयरन तो ले रहे हो लेकिन वो अपने अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से जो आरबीसीज की प्रोडक्शन है, ठीक है, वो बहुत ही कम हो जाती है या फॉल्टी प्रोडक्शन होती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, देखो, एक तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है इनएडुकेट आयरन स्टोरेज ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन पीरियड। जब इंट्रायूट्राइन पीरियड हो रहा होता है, जब एक बेबी मदर की वूम के अंदर, ठीक है, होता है, तब उस टाइम पे उसके पास आयरन के स्टोरेज प्रॉपर नहीं होते। तो फर्दर जाके क्या हो सकता है, उस बच्चे को अनीमिया हो सकता है। देन सेकेंड वन वी हैव अ ट्विन बेबी। जब ट्विन बेबी की प्रेगनेंसी होती है, देन देयर आर द चांसेस कि उनको अनीमिया हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ मैटरनल अनीमिया एंड इनएडुकेट इनटेक इन डाइट, ठीक है। मीन्स मैटरनल अनीमिया मीन्स मदर ने क्या किया है, एज प्रेगनेंसी होगी है, पता भी है कि अब आयरन की इनटेक है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, लेकिन उसने डाइट में प्रॉपर आयरन नहीं लिया है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, मैटरनल अनीमिया। नेक्स्ट इज डिलेड वीनिंग। सो डिलेड वीनिंग का मतलब क्या है, देखो, जब जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है, जब वो थोड़ा बड़ा होना शुरू होते हैं, 6 मंथ तक हम उन्हें मदर का मिल्क फीड करते हैं, बट 6 मंथ के बाद हम उन्हें क्या थोड़ा सा मदर मिल्क से वीन ऑफ करना शुरू करते हैं, उनको अदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ड्यू टू प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से कई लोग क्या करते हैं, उनको वीनिंग है जो बहुत डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उनको अनीमिया जैसी प्रॉब्लम अक्कर होती है। एंड द लास्ट वन वी हैव इज द पॉवर्टी। सो पॉवर्टी भी एक कॉज है अनीमिया का। तो अभी हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इनमें क्या होगी, एक तो होगा पेलर, ठीक है, एंड द सेकेंड वन वी हैव अ फटीग। फटीग होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो भी पर्सन है, जब पेशेंट है जिसको अनीमिया है, उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और वो हमेशा उसको फटीग रहेगा, टायर्डनेस रहेगी, वीकनेस रहेगी, एनोरेक्सिया रहता है, भूख नहीं लगती उसको, ठीक है, एंड फेलियर टू थ्राइव, और वेट गेन नहीं कर पाता। जो नेल्स है वो थिन हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और फ्रेजाइल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो इनकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या रहती हैं, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने उसका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करना होता है, पीबीएस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें वो क्या दिखाता है आपको, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया विद अबनॉर्मल शेप एंड अबनॉर्मल साइज। देखो, जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, ठीक है, उनमें जो आरबीसीज होते हैं वो क्या होंगे, माइक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक मीन
सेल्स का साइज है जो नॉर्मल से बहुत कम होगा एंड हाइपोक्रोमिक, और उनका कलर जो होगा वो बहुत ही फेडेड होगा, नॉर्मल जो आरबीसीज होते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज रेटिकुलोसाइट काउंट मे बी नॉर्मल और रिड्यूस। हो सकता है कि जो एक प्रिकर्सर सेल होते हैं, ठीक है, इनिशियल सेल्स की स्टेजेस में रेटिकुलोसाइट्स का जो नंबर है वो नॉर्मल भी हो सकता है वो कम भी हो सकता है, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन यूजली लो ही होगा, ठीक है, और आरबीसीज की जो काउंट है, जो प्रॉपर मेच्योर आरबीसीज हम बोल दें, उनकी काउंट है वो लो होगी। पीसीवी, एमसीएच एंड एमसीवी वैल्यूज आर लो। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, देखो पीसीवी हमारे पास क्या है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, मीन एक पर क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया में कितने आरबीसीज हैं उनको हम बोलते हैं पीसीवी, ठीक है। तो अनीमिया में आपको पता ही है कि अनहेल्दी आरबीसीज है या आरबीसीज का लेवल बहुत कम है, तो ऑब्वियसली उनका पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो कम आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एमसीएच, ठीक है। जो एमसीएच के लेवल हैं, ठीक है, एमसीएच का मतलब होता है मीन कॉर्पसल हीमोग्लोबिन, मीन उस पर्टिकुलर एक जो सेल है, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, सपोज करो ये एक रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ये कितना अपने साथ कैरी कर रहा है। तो जो अनीमिया वाला पेशेंट होगा ऑब्वियसली उसमें हीमोग्लोबिन के लेवल लो होते हैं, तो एमसीएच का लेवल भी क्या आएगा, उसमें लो आएगा। नेक्स्ट वी हैव ए एमसीवी। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पसल वॉल्यूम, मीन्स जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये माइक्रोसिटिंग होंगे, ठीक है। तो आरबीसीज का जो साइज है वो नॉर्मल से क्या होगा, काफ़ी कम होगा, लाइक ये आपके नॉर्मल लगा लो और ये अनीमिया वाले लगा लो, इससे इनका साइज क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सीरम आयरन लेवल लो। जब सीरम आयरन लेवल का टेस्ट उनका किया जाएगा तब पता चलेगा कि इनके सीरम आयरन के लेवल बहुत लो है, मींस इनकी डाइट में प्रॉपर आयरन ये नहीं ले रहे, या फिर अगर ले भी रहे हैं तो वो प्रॉपरली इनकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रही, ठीक है। बाकी उनकी डाइटरी हिस्ट्री ले सकते हैं, बोन मैरो स्टडीज की जा सकती हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हमने मैनेज कैसे करना है, इनका मैनेजमेंट कैसे होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, उनकी डाइटरी इनटेक है जो आयरन की, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्लस उनकी जो बोलना है कि जो प्रोटीन है जिस फूड में वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने एडवाइस करना है। बाकी सेकेंड हमने क्या करना है, क्रॉनिक ब्लड लॉसेस हैं, ठीक है, उनको डायग्नोज करना है और ट्रीट करना है एडुकेटली। हो सकता है उसको बर्न हुआ हो, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट में ज़्यादा हैमरेज हो गई हो, ठीक है, उन केसेस में अगर उसके लेवल है जो लो है तो उन चीज़ों को हमें डायग्नोज करके उनको ट्रीट करना है। एंड द थर्ड वन इज़ आयरन थेरेपी। देखो उसको आयरन थेरेपी भी देनी है, ठीक है, ओरली भी हम उसको आयरन है वो दे सकते हैं सप्लीमेंटल फॉर्म में, या फिर उसको आईवी के रूट के थ्रू भी दे सकते हैं। एंड द लास्ट वन वी हैव इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये तब किया जाता है जब कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट वी हैव अ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। सो नेम से ही क्लियर हो रहा है, मेगा मीन जिनका साइज बड़ा हो जाता है सेल्स का, वो टाइप का अनीमिया। तो देखो क्या है, दो चीज़ें हैं, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ये दोनों चीज़ें क्या है, आरबीसीज की मैच्योरेशन में बहुत हेल्प करती हैं। जब इनकी डिवीजन हो रही है तब इनमें हेल्प करती हैं, ताकि एक प्रॉपर टाइम पे आके ये डिवाइड हो जाए एक नॉर्मल साइज में मैच्योर हो। लेकिन क्या होता है जब इन दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सेल डिवीजन क्या है, डिले हो जाती है। इन ड्यू टू दैट डिले जो आरबीसीज का सेल है वो क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, उतने में ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया अक्कर होता है, ठीक है। और इन सेल्स को हम मेगालोब्लास्ट भी बोलते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहेंगी इसकी, देखो एक तो इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन होएगी ऑन द बैक ऑफ हैंड, फिंगर एंड नोज, ठीक है। जिनको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है आप उनको जब असेसमेंट करेंगे, यू कैन सी दैट देर इज़ अ पिगमेंटेशन ऑन देयर हैंड, फिंगर एंड नोज। देन देर इज़ अ ग्लोसाइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग रहेगी। बाकी उनमें क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, लाइक ट्रेमर हो गया, ठीक है, और बाकी नमनेस, पैरास्थीसिया, वीकनेस, अटैक्सिया एंड डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस। दीज ऑल आर ड्यू टू द इनएडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। सो अब इनकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या रहेंगी, देखो एक तो इनका पीबी
टेस्ट किया जाएगा, दैट इज़ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर किया जाएगा। जब ये चीज़ें की जाती है तो इनमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक है एनिसोसाइटोसिस, ठीक है, सॉरी। तो अनीसोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो आरबीसीज आपको देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, रैंडम साइजेस होंगे उनके, लाइक कोई छोटा है बड़ा है, कोई फिर छोटा है बड़ा है, ठीक है, इस तरह से होंगे। और एक चीज़ हमें देखने को मिलती है पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस में क्या है, इनकी शेप अलग अलग होगी आरबीसीज की, किसी की ऐसी होगी, किसी की, मतलब दे विल नॉट बी ऑफ सेम शेप, ठीक है, बट ये होंगे क्या, ये नॉर्मल से लार्ज होंगे। तो पीबीएस में ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी इफ पर्सन को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है। तो बाकी क्या है, सीरम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ऐसे इनका करवाया जाता है। तो आपको नॉर्मल रेंजेस पता होनी चाहिए। सो सीरम में जो B12 की रेंज है 200 to 900 पिकोग्राम पर ml होनी चाहिए, लेकिन अगर लेस देन 100 पिकोग्राम से नीचे आती हैं तो इट इंडिकेट्स कि पर्सन है जो इट इज़ इन क्लिनिकली डेफिशिएंट स्टेज। और जो नॉर्मल सीरम फोलेट लेवल अगर 6 to 12 नैनोग्राम पर ml से कम आते हैं, लाइक 4 नैनोग्राम से पर ml आते हैं, तो पर्सन को कंसीडर किया जाता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में। तो मैनेजमेंट इनका क्या है, तो मैनेजमेंट इज डन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेफिशिएंट, जो चीज़ें उनकी डेफिशिएंट है वो दी जाती हैं, लाइक विटामिन B12 दिया जाएगा उसको, फॉलिक एसिड दिया जाएगा और साथ में विटामिन C दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो फॉलिक एसिड है वो अब्जॉर्प्शन उसकी अच्छे से हो जाए। बाकी जो भी उसके एसोसिएटेड फैक्टर हैं उनको भी मैनेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमारे पास आ जाते हैं सिकल सेल अनीमिया। सो सिकल सेल अनीमिया, सिकल मतलब होता है लाइक हाफ क्रेसेंट मून टाइप, ठीक है, हाफ मून शेप्ड सेल्स की जो होती है, लाइक इन द पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, जो ये आपके पास है, ठीक है, ये है नॉर्मल जो आरबीसीज की शेप होती है, और ये है कि सिकल शेप्ड है वो, ठीक है, जैसे हाफ मून की शेप होती है वो है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो ये आरबीसीज है ये सिकल शेप बन जाते हैं, देन ये क्या करते हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको जाके ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये अनस्क्वीजेबल हो जाते हैं। जो नॉर्मल आरबीसीज होंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा कि दे आर एबल टू स्क्वीज, अगर वो नैरो वेसल्स में से निकलते हैं अपने आप को वो स्क्वीज कर लेते हैं, ठीक है, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, तो मतलब कि उस एरिया को ब्लॉक नहीं करते। लेकिन ये जो सिकल सेल शेप होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स, ये उस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो सिम्टम क्या होगा, देखो, एक तो अनीमिया तो होगा ही, क्योंकि ये जो सिकल शेप्ड सेल है ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लाइक जो नॉर्मल हेल्दी आरबीसीज होते हैं वो 120 से 126 डे का मतलब कि टाइम लेते हैं, लेकिन ये जो सेल्स होंगे ये 10 से 12 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी में डेफिशिएंट हो जाती है आरबीसीज की। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एपिसोड्स ऑफ पेन। देखो, एपिसोड्स ऑफ पेन आएंगे ही, क्यों, क्योंकि ये वेसल्स में जाके उनको ब्लॉक कर रहे हैं ड्यू टू देयर अबनॉर्मल शेप, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, इस वजह से उस एरिया में पेन होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव अ पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो ये क्या कर रहे हैं, उस एरिया में स्वेलिंग एंड पेन का कारण बन रही हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। देखो, सिकल सेल क्या करते हैं, ये उन ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं फाइट करने में अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो क्या है, इन जो पर्सन होते हैं, जो पेशेंट होते हैं सिकल सेल अनीमिया वाले, उनको इन्फेक्शंस के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ डिलेड ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर आपके ऑर्गन्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो प्रॉपरली, तो इससे जो ग्रोथ है वो डिले हो जाएगी। विजन प्रॉब्लम्स, तो ये आईज के सराउंडिंग पे जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, पर्सन को विजन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनका डायग्नोस कैसे होता है, देखो, इनके लिए भी पीबीएस किया जाता है, ठीक है, तभी हमें पता चल जाएगा, उनकी शेप का पता चल जाएगा, ठीक है, वो सिकल सेल टाइप की शेप होगी उनकी, ठीक है। बाकी उनका हीमोग्लोबिन भी डिटेक्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, देखो, ट्रीटमेंट इज इसका डन किया जाता है सिम्टोमेटिकली, जो जो सिम्टम है, ठीक है, उनको उनके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी इसका एक ऑप्शन है।
Moving on to the last one we have is the aplastic anemia. So लास्ट हमारे पास आ जाता है aplastic anemia. So aplastic का मतलब होता है खाली खोखला. तो एज वी नो दैट कि जो आरबीसीज की प्रोडक्शन है, जब प्लाज्मा में जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे हैं. बट क्या होता है कि समटाइम ड्यू टू एनी कॉजेज या रीज़न की वजह से जब बोन मैरो है, ठीक है, वो अनहेल्दी हो जाता है, ठीक है, या फिर उसकी डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है, तब जो बोन मैरो है वो प्रॉपर अमाउंट में जो सेल्स हैं उनको नहीं प्रोड्यूस कर पाता, ठीक है. तो उस कंडीशन को हम एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं. इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आरबीसीज ही इम्पेयर होंगे, ठीक है. इसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, वो सब तरह के सेल हैं, उनकी इम्पेयरमेंट होनी शुरू हो जाती है. तो इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो फटीग उसको रहेगा, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन इज देयर. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी विद एक्सर्शन. रैपिड और इरेगुलर हार्ट रेट होएगा, क्योंकि जो हार्ट है इट विल स्टार्ट टू पंप फास्टली की बॉडी को ऑक्सीजन देनी है, ठीक है, उस वजह से. तो पेल स्किन रहेगी पर्सन की. फ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन उसको हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है, जो हम बोले इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स हैं, वो भी नहीं एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, ठीक है. अनएक्सप्लेन्ड और इजी ब्रूजिंग, प्लेटलेट्स भी नहीं है एक इनफ अमाउंट में, तो वहाँ पे मतलब उसको ब्रूजिंग रहेगी, ठीक है. नोज ब्लीड बहुत जल्दी होंगी, ब्लीडिंग गम्स बहुत जल्दी होंगी, लाइक माइनर से कट की वजह से भी, ठीक है. और जो ब्लीडिंग है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगी. स्किन रैशेज रहेंगे, डिजीनेस रहेगी, हेडेक रहेगी. ये सब सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे एक एप्लास्टिक एनीमिक पेशेंट में. अब एप्लास्टिक मीन्स बोन मैरो है वो क्यों ऐसी हो जाती है, एप्लास्टिक क्यों हो जाती है, इनके कारण है एक तो रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट. देखो, जब भी ये ट्रीटमेंट लिए जाते हैं ये कैंसर्स के सेल को तो मतलब किल करती हैं, लेकिन समटाइम क्या है, जो हेल्दी सेल है उनको भी किल करती हैं, इंक्लूडिंग स्टेम सेल. जब समटाइम बोन मैरो से जो स्टेम सेल बन रहे हैं उन हेल्दी वालों को भी ये किल करना शुरू कर जाती है, ठीक है. इस वजह से क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है. उसके बाद है एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल, ठीक है. कुछ ऐसे केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड है, ये भी एक कॉज है इनका एप्लास्टिक एनीमिया का. और कुछ जो सर्टन ड्रग्स हैं, मेडिकेशन बोल लूँ, ठीक है, लाइक एंटीबायोटिक या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो मेडिसिन होती हैं यूज़ करते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ में, वो भी क्या है, जो सेल्स हैं उनको डैमेज करती हैं, ठीक है. उसके बाद है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो गए हैं, ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट टू अटैक द हेल्दी सेल्स ऑफ अ बॉडी. उसके बाद आते हैं वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन में हो गया हमारे पास लाइक एपिस्टन बार वायरस, साइटोमेगैलो वायरस, पैरेगो वायरस, ये सब भी क्या करते हैं, कॉज करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया. उसके बाद आता है प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी भी क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया अक्कर हो जाता है प्रेगनेंसी में. ये रिलेटेड हो सकता है ड्यू टू ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, मीन्स योर इम्यून सिस्टम विल अटैक योर ऑन बोन मैरो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे, देखो, एक तो ब्लड टेस्ट है, ठीक है. इसमें ब्लड टेस्ट में क्या होगा, नॉर्मली जो ब्लड सेल्स, वाइट सेल, प्लेटलेट्स सेल है, ये एक सर्टन रेंज में होते हैं, लेकिन जब किसी पर्सन को एप्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है, तब ये तीनों सेल्स के लेवल लो होंगे. ये तो नहीं है कि जो अगर बोन मैरो में डिफेक्ट आ गया है तो वो सिर्फ आरबीसीज को ही कम प्रोड्यूस करेगा, वो तो हर तरह के सेल्स हैं वो लो अमाउंट में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है. जब इन तीनों सेल्स का जो लेवल लो आ जाता है तब आप बोल सकते हो कि पर्सन को क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है. और उसके बाद आता है हमारे पास बोन मैरो बायोप्सी. तो बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है. पर्सन बोन मैरो बायोप्सी के अंदर जा सकता है, जिससे क्या है, पता चलता है कि जो बोन मैरो है उसमें नॉर्मल से क्या है, बहुत ही फ्यू जो सेल्स हैं, ठीक है. तो ये चीज़ों से हम डायग्नोस कर सकते हैं. बाकी इनका मैनेजमेंट क्या रहता है, देखो, मैनेजमेंट में सपोर्टिव केयर उसको दी जाती है और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और इम्यूनोथेरेपी, ठीक है. और उसके साथ साथ बोन मैरो स्टिमुलेंट्स भी दिए जाते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं बोन मैरो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करने में. उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन और स्टेरॉइड्स, ये भी पर्सन को दिए जा सकते हैं एज द मैनेजमेंट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया. सो इट वाज ऑल अबाउट द एनीमिया, इनकी टाइप्स, ठीक है, इनको डायग्नोस कैसे करते हैं, सिम्टम कैसे होते हैं इनके, मैनेजमेंट क्या क्या है. आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़
लाइक माय वीडियो और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको और किसी नर्सिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।